अब जो राजनीति है वो पहले ज़्यादा अच्छी थी या अब अच्छी है? देखिए, अब राजनीति जो है वो एक तरीके से हर मोर्चे में बड़ी चैलेंजेस हो गई है। मतलब धर्म बेस हो गई है कि काम के बेसिस पर धर्म है? बेस तो सबसे कैसी है? बेसिक तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति धर्म की चाशनी पे है। वो तो बहुत सारे मुस्लिम्स को भी टिकट देते हैं। उन्होंने नहीं, कोई एक उन्होंने मुस्लिम आपको नहीं कभी ऑफर किया? नेवर एक भी मुस्लिम को टिकट उन्होंने दिया हो तो बता दीजिए, मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए। तो वो मुस्लिम को टिकट नहीं देते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सपा में जैसे जो टिकट मिलता है तो लोग बोलते हैं कि पैसा दे के ले लिया। ना ना, मुस्लिम होने को आपको यहाँ पे फायदा कम, कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ा। मुस्लिम होने का कंपटीशन मुस्लिम होने का एग्जैक्टली। अब वो उन्होंने गाना गा दिया कि बताइए जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। तो इसका जवाब अयोध्या के मतदाताओं ने ये दे दिया कि राम की नगरी से उनको वहाँ से किक आउट किया। अब हमें कहीं उस दिन के बाद से गाना सुनने को नहीं मिल रहा है। अभी कोरोना में आपने देखा कैसा माहौल पैदा कर दिया। कोरोना में तो ऐसा कर दिया कि जैसे लग रहा है कि मुसलमान जो है वो पूरे कोरोना फैलाने का जिम्मेदार। और जितना मुसलमानों ने कोरोना में हिंदू भाइयों का साथ दिया, अपने प्लाज्मा दिए, और जिस तरीके से आगे आके मुसलमान को तो हर मोर्चे पे देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है। जैसे कि इन लोगों ने एक टैग मार्क और दे दिया है, जैसे हमेशा भाजपा के जो भी नेता हैं सपा के लिए वो कहते हैं गुंडों की पार्टी है। अब बताइए, गुंडों की पार्टी, अगर हम गुंडों की पार्टी के नाम अभी गिनाना शुरू कर देंगे तो आपके 2-3 दिन में पूरे नहीं हो पाएंगे। आप तो हमसे आप नाम पूछेंगे तो हो सकता है नहीं बताएं, थोड़े से जरूर बाहर निकलते ही मुकदमे होने लगेंगे। थोड़े से तो इसलिए अभी हमें मुकदमे से भी अब हम लोग को डर लगता है। पूरे इंटायर इंडिया में आप पब्लिक इशूज़ की बात रेस करने के लिए किसी लाल फीता शाही के सामने अपनी बात रखते हैं, थोड़ा ज़ोर से रख दी अगर आपने बात, तो उसके पास ये प्रिविलेज होता है कि वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और 2 साल की सज़ा MP MLA कोर्ट में। MP MLA कोर्ट, व्हाट इज़ MP MLA कोर्ट? क्या MP MLA ही क्या भ्रष्ट होते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट में भ्रष्टाचार नहीं? IPS IAS की भी कोर्ट होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज़ में हमारे साथ में है रूमी हसन जी, जो कि कैंट विधानसभा से MLA हैं, कानपुर की कैंट विधानसभा से। तो आज इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, बहुत सारे पॉडकास्ट कवर किए हुए हैं, भाजपा के थे और देन अब सपा की सीरीज़ कंटिन्यू की है। इससे पहले आप सभी ने अमिताभ वाजपेयी जी का देखा होगा। देन अब ये भी एक वो सीट है जहाँ से भैया जीते हुए हैं, यहाँ पर सपा है। तो डिटेल्ड में बात करेंगे कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने बार टिकट मिला, कितनी बार जीते, क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कानपुर की पॉलिटिक्स कैसी है। तो सर मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में, और आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो सर इसके साथ शुरुआत करेंगे कि लोग विधायक तो बहुत सारे हैं, आज जैसे आप जीत गए तो दिन लोगों को दिख रहा है। इससे पहले बहुत सारे मतलब अनसुने किस्से जो होते हैं, जो मतलब एक स्ट्रगल की कहानी होती है, तो वो आज हम चाहेंगे कि आप बताएं, हमारे साथ शेयर करें, और दर्शक भी देखेंगे। बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे आपके जो मतलब समय नहीं मिल पाता है उनको बहुत स्पेसिफिकली बताने के लिए। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम पूरी जर्नी आपकी शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हम जब पॉलिटिक्स में आए तो उससे पहले हम तमाम NGOs के मार्फत सोशल वर्क में लगे हुए थे। स्टूडेंट लाइफ में क्राइस्ट चर्च कॉलेज से हमने जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद क्योंकि हमने अपने अंदर हिंदुस्तान की राजनीति में, जैसा मेरा अपना मिजाज है, एक ग्रास रूट पे काम करने के लिए और इजी अप्रोच, सरलता से लोगों से उपलब्ध होना, ये सब चीज़ें हमने आदरणीय नेताजी के अंदर देखी। और जब उनके अंदर देखी तो उनके अंदर ना कोई सामाजिक भेदभाव की बात थी, सरलता से ऊंच नीच, छोटे बड़े सबको गले लगाते थे वो। तो ऐसे ही नाम नहीं उनका नेताजी पड़ा। नेताजी नाम अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी का पड़ा है तो मुलायम सिंह जी का पड़ा है। तो वो उस क्वालिटी के मालिक वो थे, और मेरी तरह जाने कितने स्टूडेंट लीडर जो उनको अपने मिजाज से रिजेंबल कर रहे थे, वो उनको ज्वाइन किया, और हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव से निकलकर एक अध्यापक की नौकरी से आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जानने जाने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का मैंने सोचा कि मैं उनकी पार्टी को प्रमोट करूं और उनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से समाज सेवा करूं। इस नज़रिए से पहले मैं तमाम
एनजीओस, रोटरी का एक यूथ विंग था, रोटरैक्ट, फिर रोटरी, इस दोनों में मैंने काम किया। और इन दोनों में जब काम किया तो मुझे लगा, इसी से लीडरशिप भी डेवलप हुई। और मुझे लगा कि स्लम एरियाज़ में जाता था, हम किताबें बांटने जाते थे, पोलियोज़ के ड्रॉप लगाने जाते थे, पिलाने जाते थे। तो हमने बहुत नज़दीकी से ऐसे स्लम एरियाज़ को देखा, मगर वो प्लेटफॉर्म था रोटरी एंड रोटरैक्ट का। और फिर ये लगा कि जब आप किसी के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में आओगे तो या तो आपके पास बहुत धन होना चाहिए, और नहीं आपके पास कुछ पावर होना चाहिए, किसी को आप स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेंथ, पावर स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो आप किसी को कोई न्याय नहीं दिला पाओगे। तो सारी चीज़ों को जब दिमाग में रखा तो फिर हमने समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू की। और 2003 से पहले 2003 में मैं कानपुर का सेक्रेटरी रहा, फिर उसके बाद 2012 में 2010 में जनरल सेक्रेटरी बना। और जनरल सेक्रेटरी रहते रहते फिर मुझे कानपुर की कैंट विधानसभा का टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद फिर मेरी स्ट्रगल वहीं से शुरू हुई। और वो स्ट्रगल ऐसी है जो आपने कम लोगों के बीच में सुनी होगी। सपा आपने कब ज्वाइन करी, एकदम स्टार्टिंग से, इनिशियल से? मैंने आपसे बताया कि देखिए, सपा जब 89 में कानपुर में चुनाव हो रहा था तो तस्नीम अशरफ लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब समाजवादी जनता पार्टी के नाम से सपा थी। ओके। और उस चुनाव में मुझको पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि कैंट में आप कैंट के प्रभारी बनिए आप, बन के आप काम करिए। तो वहाँ से मेरी कैंट से लगाव की एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। और जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में मैं चला गया। मैं चला क्या गया, वो सब वही लोग सपा में आ गए, वही समाजवादी जनता पार्टी में थे। पार्टी का नाम बदला, लोग वही थे, लोग और जुड़े। तो उसके बाद फिर हमने 2003 में सेक्रेटरी बने, फिर उसके बाद 2010 में जनरल सेक्रेटरी बने, और फिर 2011 में मुझको टिकट मिला 2012 के चुनाव के लिए। और जब मुझे टिकट मिला तो 6.5 महीने मैंने मेहनत की, और उस 6.5 महीने की मेहनत के बाद मेरा टिकट अचानक से कट गया। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का, जैसे मिलने की खुशी थी वैसे ही उस टिकट को, जब मेरा टिकट कटा तो मैं सुजातगंज, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एरिया है, वहाँ पे मैं एक मीटिंग कर रहा था। उस मीटिंग को करते समय मेरे पास शाम का समय था, करीब 8 बजे रात का, मेरे पास फ़ोन आया कि आपका टिकट कट के किसी दूसरे को मिल गया है। तो उस वक़्त अपने आप को सहज कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। पब्लिक में ये भरोसा दिलाना कि मैं ही कैंडिडेट रहूँगा या मैं ही कैंडिडेट हूँ, ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगी। तो मैंने वहाँ से 10-15-20 मिनट के बाद अपने आप को उस मीटिंग से उठा के ये कहा कि मैं थोड़ा सा बीमारी, असहज महसूस कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही, बीमारी का बहाना लगा के फिर मैं अपने घर आ गया। फिर उसके बाद 1.5 महीने उन साहब को जिनको टिकट मिला था, मैं उनका नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो 1.5 महीने उनका टिकट रहा। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद फिर एक क्लाइमेक्स आया, और फिर मुझको पार्टी ने बुलाया और बुला के फिर मेरा टिकट किया। फिर वो मेरे ख्याल मुश्किल से 1-8 घंटे रहा होगा, फिर मेरा टिकट कट गया। फिर जो पार्टी के उस वक्त के प्रेसिडेंट, 2012 की बात बता रहे हैं? मैं 12 की बता रहा हूँ, ये बड़ा क्लाइमेक्स है। तो मुलायम सिंह यादव जी थे? मुलायम सिंह जी भी थे, और अखिलेश जी प्रेसिडेंट थे यूपी के, नए नए बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये प्रदेश अध्यक्ष थे। तो फिर मुझे टिकट दोबारा देने के लिए बुलाया गया। बहरहाल वो टिकट फिर कटा, और फिर उसके बाद उन जिनको दूसरे को मिला फिर उनका 10 दिन बाद कटा। फिर आखिरी के 10-12 दिन पहले चुनाव के फिर मुझको फिर बुला के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने मुझको टिकट दिया। और जब टिकट दिया तो मैंने जब उनसे कहा कि देखिए, पहले तो हम जीतने के लिए लड़ रहे थे, अब हो सकता है हार और जीत दोनों को फेस करना पड़े। ठीक बात। ये भी प्रिपेयर हो गए थे हम कि अब हम हार भी सकते हैं, क्योंकि लोग जो अपोजिशन लीडर होंगे भाई, वो फिर हमें अपनी अपोजिशन से नहीं, फिर हमने अपनी पार्टी के लोगों से खुद से लड़ना पड़ रहा था। तो जिन लोगों को टिकट मिला वो नहीं चाहते थे कि ये एमएलए बन जाए, इसलिए कि अगर ये बन जाएगा तो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक ऐसी क्रूशियल सीट बन गई है, शुरू मतलब नई वजूद में आई, परसीमन बना। वो कैंट में पहले महाना जी थे यहाँ के विधायक, नया परसीमन बना। परसीमन जब नया बना तो डे 1 से ये इतनी कंट्रोवर्सी में आ गई ये सीट कि आदमी ने सोचा कि अब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक मौका आ गया है कि मुस्लिम डोमिनेटेड, बैकवर्ड डोमिनेटेड ये कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है सपा के नज़र से। हर आदमी इस पे अपनी नज़रें गड़ा लिया उसने। और वो लोग, जो लोग बिना कुछ करे टिकट को हासिल करना चाहते थे, और मैं करने पे, मैंने कभी ज़िंदगी में
कोई किसी की भी मतलब कोई खुशामद या चमचेगिरी जैसी पॉलिटिक्स में होता है या किसी से सिफारिश कुछ नहीं कराई। हमारी पार्टी की जो पैनी नज़र थी, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी और उस टाइम मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी भी, इन सब ने मेरे ऊपर नज़र रखी और बिना किसी सिफारिश के मुझे मेरिट पे टिकट फिर दिया। फिर मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद फिर उसके बाद सिलसिला चला, 5 साल फिर मेहनत की मैंने जी। फिर 2017 में फिर वहीं से कहानी शुरू हुई। फिर उन्हीं साहब को टिकट मिल गया फिर मुझे नहीं मिला उस वक्त। मैं इस पे थोड़ा सा जो है और आऊँगा। सपा में जैसे जो टिकट मिलता है तो लोग बोलते हैं कि पैसा दे के ले लिया, ना ना ना, पहली चीज़। एक चीज़ और कि इसको मतलब किस बिहाफ पे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अपना एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बेसिस पर वो टिकट देते हैं। सपा में बहुत सुनने को मिलता है कि किसी को मिला, किसी की कट गई, फिर मिला, फिर कट गई। ये आप खुद बता रहे हैं। देखिए ऐसा ना हाँ। कि समाजवादी पार्टी जब टिकट देती है तो वो फीडबैक लेती है कार्यकर्ताओं से या अपनी किसी एजेंसीज के अपना वो सर्वे करता है, सर्वे करके टिकट देती है। और 1 रुपया कभी भी आज तक, जब से मैं सपा में हूँ, पार्टी और पैसा देती है। मैं 2012 में इलेक्शन लड़ा, मुलायम सिंह जी की मीटिंग रेल बाज़ार में करानी थी। 5 लाख रुपए मुझे उस समय पार्टी ने दिए मीटिंग कराने के। 5 लाख रुपए मुझे डोनेशन के दिए। ये पार्टी ने मुझे दिया, पार्टी के फंड से मिला, मुझे पैसा दिया, बुला के दिया। ये समाजवादी पार्टी है जो पैसा देती है, कभी पैसा लेती नहीं है और मेरिट पे टिकट देती। हाँ देखिए, मानव जाति में, इंसान के अंदर कुछ ह्यूमन एरर होते हैं। आपके अंदर 100 बार कोई झूठ को बोला जाएगा, नहीं आपके पास लगे हुए नहीं वो रूमी बड़े ख़राब हैं और रूमी हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड ब्रेन वॉश करने की जो उस समय की लीडरशिप के समय के आसपास जो होते हैं लोग, वो ब्रेन वॉश करके अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बनाने में, बस इसी में थोड़ी सी ह्यूमन एरर हुआ। और इस ह्यूमन एरर में पार्टी ने कई बार अपने टिकट अभी भी बदले, पहले भी बदले। तो ये इस वजह से बट 2012, 17, 22 तीनों बार 17 में मुझे 17 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। जो उस समय कैंडिडेट हुए थे अतीक, जो इस दुनिया में नहीं है, यहाँ से उनको कैंट से टिकट दिया गया था, अतीक अहमद को। तो उनका टिकट काटने के बाद फिर मुझको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझको टिकट दिया। और टिकट मिलने के बाद अब यहाँ से शुरू हुई अब हमारी एक और सेक्रीफाइस की। गठबंधन हो गया कांग्रेस से, कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस के गठबंधन में आर नगर सीट जो थी वो चली गई कांग्रेस के गठबंधन में, और कैंट सीट सपा के गठबंधन में, क्योंकि मैं बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में हारा था। और वो थोड़ा 2017 में, जी 17 में नहीं 12 में, 17 में ये हुआ। ओके 12 की मेरिट बता रहा हूँ मैं, जिस मेरिट से आकलन होता ना, सिटिंग गेटिंग होता है ना, कोई सिटिंग एमएलए है तो उसको मिलेगी, और कोई रनर है तो उसको मिलेगी। अब जो गैप अगर वोटों का रनर का ज़्यादा होता है तो फिर वो उसको चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो चूँकि अमिताभ वाजपेयी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका इसी दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहने दोस्त तुम्हारे लिए ये आज कत्ल की रात है। और हमने क्या हो गया, कहने कल तक बच जाए तो तुम बच जाओ तो बच जाओ, हमने तो अपनी सपा को करा ली, सपा में कन्वर्ट कर ली, अब तुम्हारी कांग्रेस में चली गई है। मतलब उन्होंने ये बात बता दी आपको? मुझको बताई। ये तो बड़ा मतलब फेयर काम हुआ ना। हाँ फेयर किया, लोग बताते नहीं। उन्होंने बताई। मैंने कहा कुछ नहीं यार, देखो ऐसा है कि तुमने करा, हम बहुत देखिए इन सब चीज़ों को दिल पे नहीं लेते। मैंने कुछ नहीं यार, और जो होना होगा वो होगा। तो अब अच्छा, हमको टिकट तो मिल ही चुका था, सिंबल मिल चुका था। ओके सिंबल मिल गया था, हाँ पार्टी डिक्लेरेशन हो गया था, सब हो चुका था, हमको भी मिल चुका था, उनको भी मिल चुका था। लेकिन उन्होंने अपना सिंबल जो है वो सपा करा लिया, और मेरे सिंबल को चेंज कराने के लिए उन्होंने वहाँ पार्टी को रिकमेंड किया। फिर पार्टी ने मुझको बुलाया, अखिलेश जी ने बुला के मुझसे कहा कि भाई देखो कुछ मजबूरियाँ होती हैं पार्टी में, 14 लोग समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सिंबल से लड़ेंगे, उनमें से आप एक, उनमें से एक हम भी थे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा मैं अगर सपा के सिंबल से अगर आप मुझको देंगे, सिंबल मंगा लिया था और मैंने टेबल पर रख दिया था सिंबल, तो उन्होंने सिंबल हमसे लिया नहीं। तो मुझे लगा कि कुछ उनके अंदर कुछ प्लानिंग ऐसी चेंज हो गई तो मैंने उठा के उसको फिर जेब में रख लिया, और उन्होंने मुझसे लिया नहीं। मैंने सोचा हो सकता है कि वो मनवा रहे हों, कांग्रेस से बात कर रहे हों, डिस्कशन चल रहा हो। मैंने आके उस सिंबल को जमा कर दिया। जमा करने के बाद फिर मैं इंतज़ार करता रहा कि पार्टी का जो डायरेक्शन आएगा
उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं काम करूँगा। कांग्रेस के लोगों ने मुझसे कहा कि आप कांग्रेस के लीडरों से मिल लीजिए, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको देना चाहती है कांग्रेस। ओके, हाँ मतलब मैं समझ गया, ये चेंजेस चलते रहते हाँ हैं उस चलते दौरान। रहते। हाँ, मतलब 14 लोग को तो हरी झंडी हो गई थी ना। ठीक बात। वो हमारे जो भदौरिया आपने देखा होगा, जो प्रवक्ता हैं लखनऊ से लड़े थे, वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़े थे। वो पहले बसपा में थे शायद। नहीं, भदौरिया जी जो है वो सपाई के थे, वो जो प्रवक्ता है भाई। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, हाँ। जी, वो सपा के सिंबल से ना लड़के कांग्रेस से लड़े थे। तो मैंने फिर उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, फिर एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको बुलाया और मुझको कहा कि छोड़ दो इसको। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस ना लड़ रही हो और सपा लड़ रही हो और ये श्योर जीत थी, वो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं था, तो उस जीती हुई सीट का सिंबल या वापस करना या वहाँ से क्विट करना, रिलिंक्विश करना किसी के फेवर में, तो कितना बड़ा वो होगा, कॉम्प्लिकेशन होता हाँ। है। तो हमको जब बुलाया तो मैं गया, उस टाइम मुख्यमंत्री थे आदरणीय अखिलेश 17 यादव में। जी। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दिया, ख़त्म हो गया। आपका टिकट है, आपकी पार्टी है और मैं भी आपका हूँ, आपका डायरेक्शन मानो, जैसा आप चाहेंगे बस हम करेंगे। मैंने माना उनका डायरेक्शन। और चूँकि सिंबल दाखिल था, लोग जो मेरे सपोर्टर्स थे उनको हाथ जोड़ के मैंने कहा कि भाई देखिए, अब आप हमको वोट ना दीजिएगा। हाँ ऐसा कहाँ होता है। हाँ हाँ, मैंने कहा हमको वोट ना दीजिएगा, आप गठबंधन को वोट दीजिएगा, और अगर मतलब आपके पास कोई मांगने आ रहा है वोट, तो आप स्वतंत्र हैं, आप देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मुझे ना दीजिएगा। मैंने ये रिक्वेस्ट की। तो अगर एक इस पे अगर थोड़ा सा बात करें कि उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव जी का जो है इंटरफेयर था टिकट में। सब भाई पार्टी के दोनों हमारे बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी भी, अखिलेश जी भी। मुलायम सिंह जी ने अतीक को डिक्लेयर किया था, अखिलेश जी चाहते थे कि मैं लड़ूँ। तो अखिलेश जी मतलब अपनी अपनी देखिए अपनी पसंद होती है। तो जब टिकट का सब हो गया तो 6,000 वोट मुझको बैठने के बाद मिले, 6,000 वोट मेरे उसमें आ गए। ओके। और जो जीते हैं थे उस टाइम 81,000 उनको मिले। तो अब आप समझिए कि ये कितना क्रूशियल टाइम, दो टाइम हमने आपको बताया, दोनों बार जीतने वाला था मैं, दोनों बहुत चेंजेस रहे। हाँ। तो और उसका फिर परिणाम ये हुआ कि 2022 में कानपुर में बेनिफिट मिला। कानपुर में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। और मुस्लिम सिटिंग एमएलए को मुस्लिम रिप्लेस करे, ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज था। वो मुस्लिम था जो एमएलए था सिटिंग। मुस्लिम होने को आपको यहाँ पे फायदा कम, कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ा। मुस्लिम होने का कंपटीशन मुस्लिम होने का, एग्जैक्टली। तो अब मैं कहूँगा अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि उस कैंडिडेट को जो सिटिंग एमएलए था, अल्लाह ने सबके दिलों में बात डाली और उसको जितना वोट मिला था उतने ही वोट से मुझसे हारा वो। ओके। 81,000 उसको मिला था और 81,000 से मुझसे हारा इस बार 22 में। 81,000 सेकंड पे आ गया, बीजेपी आ गई। 20,000 से वो मुझसे पीछे रहे। कानपुर की 10 सीटों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट का मतलब मार्जिन रहा मेरा, जीतने में भी उसमें भी। तो ये आपकी जो विधानसभा है कैंट, तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल है या अदर जातियाँ हैं? देखिए हमारी जो कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 48% मुस्लिम्स हैं और 52% नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन जो बेस वोट है मुस्लिम एंड ओबीसी, वो अगर हम मिला लेंगे तो 50-50 हो जाता है। तो अगर आपकी वर्किंग है तो सब कुछ है, तो फिर आपको उसका फ़ायदा मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है। तो यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल बराबर का कंपटीशन है। और जब मैं लड़ा था तो 74,000 वोट करीब मिले थे इनको, बीजेपी वालों को, और 96,000 मुझे मिले थे। और इनको मिले थे बीजेपी को 2017 में 72,000 वोट, मतलब 2,000 वोट बढ़ा उनका, वोट बैंक बढ़ भी गया थोड़ा सा, बढ़ा भी 72 से 74 हो गया। और वो जीते थे 8,000 वोट से कांग्रेस के, और हमारा भी मार्जिन 20,000 हो गया। तो ये तो आपकी अपनी प्लानिंग और वर्किंग और ये सब, जैसे कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल होने का आपको एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट भी मिलता है और चैलेंजेस ज़्यादा मिलते हैं। आपकी कम्युनिटी के लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगेंस्ट में भी रहते हैं? नहीं, मुझे तो सर्वमान पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ और मैं हर जगह वोट मांगने जाता हूँ और मेरा सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आप अरे आपको बता दें, एक बूथ में श्याम नगर का एक बूथ था, 700 कुछ वोट मुझको मिले थे। सिंगल घर भी मुस्लिम नहीं था वहाँ पे। अभी जब मैं समझ गया, 22 में ये जो माहौल चल रहा है जी,
तो लोग जो वहाँ पे काउंटिंग में थे, जो बीजेपी के लोग थे, तो उन लोगों ने बड़ी वल्गर लैंग्वेज से कहा कि ये साला कैसे दे दिया इसको। हम काउंटिंग में भी थे, तो आप समझ लीजिए 700 प्लस मुझे बूथ में वोट मिल रहा है, और जो जो मतलब जो इस नाम पे वोट मांगते हैं उनको 200 वोट मिला था और कम ही मिला होगा। अब जो राजनीति है वो पहले ज़्यादा अच्छी थी या अब अच्छी है? देखिए, अब राजनीति जो है वो एक तरीके से हर मोर्चे में बड़ी चैलेंजेस हो गई है। मतलब धर्म बेस हो गई है कि काम के बेसिस पर धर्म है? बेस तो सबसे कैसी है? बेसिक तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हम्म, धर्म की चाशनी पे है, सोशल वर्क पे नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं है। अब उन्होंने धर्म की चाशनी पिला के पूरे एक बिरादरी को अपने पक्ष में करने का एक कोशिश की थी। वो तो बहुत सारे मुस्लिम्स को भी टिकट देते हैं। उन्होंने नहीं, आपको कोई एक उन्होंने मुस्लिम आपको नहीं कभी ऑफर नेवर किया? नेवर एक भी मुस्लिम को टिकट उन्होंने दिया हो तो बता दीजिए, मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए। नॉट अ सिंगल मुस्लिम contested as a assembly member, as a member of parliament in उत्तर प्रदेश। और अब तो हिंदुस्तान में भी मुझे लगता है कि कहीं दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मुस्लिम को टिकट नहीं देते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। देखिए, तुष्टीकरण वो करते हैं धर्म के नाम पे, कि अब उन्होंने गाना गा दिया कि बताइए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसका जवाब अयोध्या के मतदाताओं ने ये दे दिया कि राम की नगरी से उनको वहाँ से किक आउट किया, और किक आउट करके उनसे बताया कि देखो इस तरह के तुम स्लोगन्स ना रेस करो, अगर तुम ईश्वर को चैलेंज करोगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं बैठा है, उसका उनको कहीं ना कहीं खामियाजा मिलता है। तो ये अब हमें कहीं उस दिन के बाद से गाना सुनने को नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, इतना अहंकार काहे के लिए होता है? आप क्वालिटी वर्किंग, आप अपना समाज में अपने काम से, सद्भावना से पहचान बनाइए, तो देश और क्षेत्र और प्रदेश ये उन्नति होगी जब हमारा सद्भावना का माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो ये बताइए उसका फ़ायदा किसको होगा? देश को होगा, क्षेत्र को होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी को होगा, और आपस में एक जो एक सौहार्द के वातावरण अच्छा माहौल रहेगा। अभी क्या है, अभी कोरोना में आपने देखा कैसा माहौल पैदा कर दिया। कोरोना में तो ऐसा कर दिया कि जैसे लग रहा है कि मुसलमान जो है वो पूरे कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है, और जितना मुसलमानों ने कोरोना में हिंदू भाइयों का साथ दिया, अपने प्लाज्मा दिए, और जिस तरीके से आगे आके मुसलमान को तो हर मोर्चे पे देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है, हर मोर्चे पे। और इसको इन लोग डिनाइल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तुम्हारा ये गलत है, गलत, पहले से ही टैग मार दे देते हैं। तो ये देश के हित में नहीं है, ये मुल्क की तरक्की को ये चीज़ कमज़ोर करती है। जैसे कि इन लोगों ने एक टैग मार्क और दे दिया है, जैसे हमेशा भाजपा के जो भी नेता हैं सपा के लिए वो कहते हैं गुंडों की पार्टी है। अब बताइए, गुंडों की पार्टी, अगर हम गुंडों की पार्टी के नाम अभी गिनाना शुरू कर देंगे तो आपके 2-3 दिन में पूरे नहीं हो पाएंगे नाम। अगर भारतीय नहीं, नाम अभी हम आपसे पूछेंगे, जो आपने काम किए हैं वो भी नाम गिनाइएगा इसके बाद। नहीं, अगर हम गुंडों की पार्टी की बात कर देंगे तो हमसे आप नाम पूछेंगे तो हो सकता है बताएं, थोड़े से जरूर बाहर निकलते ही मुकदमे होने लगेंगे थोड़े से तो इसलिए अभी हमें मुकदमे से भी अब हम लोग को डर लगता है। अभी क्या है कि हम जैसे इरफान सोलंकी तो छोड़िए, इरफान सोलंकी तो हो ही गया, जो वो तो शहीद हो ही गया। इरफान सोलंकी के अलावा पूरे इंटायर इंडिया में आप पब्लिक इशूज़ की बात रेस करने के लिए किसी लाल फीताशाही के सामने अपनी बात रखते हैं, थोड़ा ज़ोर से रख दी अगर आपने बात, तो उसके पास ये प्रिविलेज होता है कि वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और 2 साल की सज़ा MP MLA कोर्ट में। MP MLA कोर्ट, व्हाट इज़ MP MLA कोर्ट? क्या MP MLA ही क्या भ्रष्ट होते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट में भ्रष्टाचार नहीं है? वो इसको खूब प्रयोग कर रहे हैं। IPS IAS की भी कोर्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, लेकिन भाजपा इसका खूब प्रयोग कर रही है। MP MLA का जो कोर्ट है वही विधायकी चला रहा है, कि आप समझ लीजिए। हाँ, ये बात सच है। विधायक की रिमोट मैं यही चीज कह रहा हूँ ना, वो खूब इसका प्रयोग कर रहे हैं। वही MP MLA कोर्ट को, हालांकि इसका प्रयोग कांग्रेस ने किया, और जो 2 साल की सज़ा का प्रयोग वो भी कांग्रेस ने किया, जो ये जनहित में नहीं है। देखिए, एक आप किसी को न्याय दिलाने में आप कभी कभी अग्रेसिव भी हो सकते हैं, आपको लोकतांत्रिक तरीके से रोड होल्ड भी करना पड़ता है, आपको कार्यालय के सामने धरना भी देना पड़ता है। तो आपने सीधा सीधा लिखा दिया एक सरकारी काम में बाधा देने के लिए आ गए, अब 2 साल की सज़ा 147 में आपको हो गई। अब सरकारी काम में बाधा, मिनिमम 2 साल की सज़ा आपको हो गई। दूसरे दिन आपका जजमेंट विद इन ईयर आना आपको, आप दूसरे दिन जजमेंट के बाद दूसरे दिन पूर्व विधायक हो गए आप।
तो अब MP MLA सब इतना डर गए हैं इस काले कानून से कि पब्लिक को न्याय दिलाने में लोकतांत्रिक और संवैधानिक सक्षम हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं लोकतंत्र में हमको, उसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो इन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए इन लोग को इतना फ्रीडम हो गया है डेवलपमेंट के काम को टालने का, न्याय की बात को सुनने का, मतलब एक असीमित अधिकार हो गए लाल फीताशाही को। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो विधायकी होती है वो अपोजिशन में तो उभर के आती है लीडरशिप। देखिए दो तरह की होती है। हम अगर अपोजिशन के हैं तो हमारी लीडरशिप, मैं तो जब नहीं बना था विधायक तो मैं कहता था या अल्लाह हमको अपोजिशन का ही बनाना, मुझे तो लीडरशिप आपकी उभरेगी। और हम ऐसे टाइम पे अपोजिशन के बने कि हम अगर अपने लोकतंत्र के और संविधान के अंतर्गत अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम भी 2 मिनट के अंदर वही हो जाए, अंदर कर देंगे, मुकदमा हो जाएगा। ये सब इनऑल। अच्छा, मुस्लिम होने का भी इसमें घाटा रहता है? नहीं, देखिए मुस्लिम होने का घाटा तो कहीं नहीं है, क्योंकि हमको तो फक्र है कि हम मुस्लिम है। पॉलिटिकली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, एक भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाजपा अभी जो उनका टारगेटिंग जो डोमेन है, भाजपा का डोमेन तो यही है कि देखिए जितना ये मुसलमान को हिट करेंगे, उनको गंदा कहेंगे, उतना दूसरी तरफ ही हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे। लेकिन अब हिंदुइज्म देखिए अब जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हो गया है। उसको समझ में आ गया है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 27% का आरक्षण अभी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक सब जगह से इनको मात मिल रही है। SC ST OBC कहीं पर भी ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। आप बताइए, आपको अगर रोजगार नहीं देना तो आप रोजगार का बहाना करके पेपर कराए और दूसरे दिन लीक कराए। पेपर लीक से एक परिवार का कम से कम मिनिमम 6 आदमी हताहत होता है। एक जनरेशन को लॉस है, एक जनरेशन को लॉस होता है। वो तैयारी करता है, आप पैसा नीट स्कैम की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हम नीट की भी बात कर रहे हो, पेपर लीक नीट ही थोड़ी हुआ है, सरकारी बहुत सारे एग्जाम्स रहे, जाने कितने सारे एक ही थोड़ी पेपर। हालांकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। हाँ, अलग टॉपिक जरूर है, लेकिन व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और इस व्यवस्था, इन तमाम गलतियों से अब हिंदुस्तान की और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तौर पे जागरूक हो गई है। उस जागरूकता का प्रमाण अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करके प्रदेश की जनता ने दिया। कांग्रेस को भी इसका लाभ मिला दूसरे सूबों में। तो अब आज विपक्ष की आवाज़ इतनी मजबूत हो गई है कि अब ये मनमाने कानून को नहीं इम्पोज कर पाएंगे। पहले इनको डिबेट करानी होगी। पहले तो डिबेट के नाम पे तो एटलीस्ट बराबरी का पहले तो डिबेट के नाम पे आप एक्सपेल कर देते थे। आपको इस पूरे टेन्योर के लिए आपको बाहर किया। थोड़ा सा हम अब योगी जी पे आएंगे। तो जैसे आप बहुत बार कोई ना कोई अपना काम लेके जाते होंगे, जनता का काम है जो भी डेवलपमेंट का है, तो अप्रूव करते हैं वो कि मना कर देते हैं? देखिए योगी जी के पास अभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला है। योगी जी से बस नमस्ते और दुआ सलाम रहती है, क्योंकि हाउस पे हमारे नेता सदन है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी के सबऑर्डिनेट जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कह सकते हैं, इनके पास मैं जाता हूँ तो जो इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है वही मैं समझता हूँ योगी जी की आवाज़ है। जो इनका वे ऑफ वर्किंग है वही योगी जी का वर्किंग है, क्योंकि जो डायरेक्शन इनको यूपी के हेड से यानी CM से मिलेगा, वही आपका डायरेक्शन से वही जमीन स्तर पर काम करेगा। वही कहेगा कि हम आपको डेवलपमेंट, अगर हम रूलिंग पार्टी को डेवलपमेंट के लिए 10 सड़क दे रहे हैं तो आपको हम 1 गली देंगे सिर्फ। इतना फर्क है, समझ गया? तो आइडियोलॉजी तो भाई डायरेक्शन से ही काम होता है। तो हम योगी जी के पास जाके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस विधानसभा में, मतलब जो भी विधान डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर मैं लेके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भाजपा में ज्यादा जा रहे हैं और जहाँ पे सपा है वहाँ पर कम। तो भाजपा ही में जा रहे हैं और सपा में नहीं जा रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहे हैं वो अपनी विधायक निधि वगैरह से हम लोग अपना करा देते हैं, उतना ही काफ़ी है। इतने काम में ये हो रहा है। ठीक बात जी। अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव का भविष्य आप क्या PM के लिए देखते हैं? देखिए निश्चित रूप में अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़ा नेता हैं। और अभी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रिवोल्यूशन लाया, उन्होंने जिस तरीके से PDA के महानायक की भूमिका में मैन ऑफ द मैच का रोल अदा किया, वो पूरे देश के सामने एक नज़ीर बन गया। हम लोग अक्सर ऑल इंडिया MLAs ट्रेनिंग में जाते थे, तो दूसरे स्टेट के लोग हमसे कहते थे कि भाई देखिए आप यूपी संभलवाइए, हम लोग यूपी से पूरा मैसेज लेते हैं।
तो हमारे नेता ने यूपी तो संभाल दिया इस बार। यूपी संभला तो उसका देखिए लाभ मिला आपको ना, यूपी संभलने का लाभ मिला, दूसरे स्टेट में एमपी और जनरेट हुए और बने। तो अखिलेश जी का जो विज़न है वर्तमान, उसमें जो उन्होंने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो उन्होंने पीडीए का इंस्टॉलेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने पीडीए की बात को पब्लिक के सामने रखा, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब सेव करने के लिए, बचाने के लिए पीडीए का इस्तेमाल किया, तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ थीं और जनता ने अखिलेश जी की बात को स्वीकार किया और उनके ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जिताया जिन्होंने सभासद बनने का सपना ना देखा हो, उन्होंने सांसद बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। कहीं ना कहीं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है सपा की, वो बहुत फिटेड थी, बहुत फिट थी। चाचा बैक हुए, इसका कुछ फर्क पड़ा है? चाचा बैक नहीं हुए, चाचा ने पूरा पार्टी का सपोर्ट। देखिए वो एक गुजरा जमाना था। हाँ। और आज हमारे उनका आने का कहीं प्रभाव दिखा है? बिल्कुल प्रभाव दिखा, उनके तजुर्बे, उनकी सर्विसेज, उनकी गणित कहीं ना कहीं फिट बैठी, गणित उनकी बिल्कुल। जब कोई हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बनती है तो सब सीनियर्स को, क्योंकि इस बार आजमगढ़ भी जीत गए, बदायूं भी जीत गए, सब जीत गए। आजमगढ़, बदायूं, कई सीटें तो ऐसी ही जो इन लोगों ने अपनी प्रशासनिक ताकत से अपने पक्ष में माहौल करके जिताई। कई सीटें, फरखाबाद उसमें। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं, वो जो राजपूत वाली सीट है। जी। राजपूत जी वाली। तो ऐसी कई हैं। तो बहरहाल अब तो जो गुजर गया, जो जीत गया वही सिकंदर है, चाहे जैसे जीता ऐसे जीता हो, चाहे वैसे जीता। चाचा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाचा हमारी पार्टी के एक कह सकते हैं कि एक पूंजी हैं, और वो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। और चाचा ने पार्टी को जो उनके अनुभव की जो है ज़रूरत है अखिलेश यादव जी को, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे नेता अखिलेश जी उनसे अनुभव लेते हैं। और अखिलेश जी के अंदर एक इतनी खूबी है कि वो किसी साधारण व्यक्ति को भी बड़ा नेता बना सकते हैं, और अहंकारी अगर कोई बड़ा नेता तो उसको साधारण बनाने में भी 1 सेकंड लगाते हैं। ये खूबी अगर किसी नेता में हो तो वो नेता और उस नेता की पार्टी देश की बड़ी पार्टी होने जा रही है और हो रही है। तीसरे नंबर पे तो अभी है, तीसरे पायदान पे हम वो जो उसमें गठबंधन में है अभी, और हम तीसरे नंबर पे हैं। देश की तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है। तो आप अखिलेश यादव जी को ज़्यादा पसंद करते हैं या मुलायम सिंह जी को? देखिए, मुलायम सिंह को पसंद करेंगे, जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी समर्पण से ही मैं पॉलिटिक्स में आया, और अखिलेश जी भी उन्हीं की समर्पण से पॉलिटिक्स में आया। अब आज अखिलेश जी के अंदर पूरा एक तरीके अक्स मुलायम सिंह जी का है, बट थोड़ा सा बदलाव है। नहीं, देखिए, कहते हैं नई सपा है। देखिए, एक बात सुनिए, अगर जनरेशन गैप को अगर आप अपने माहौल में नहीं लाएंगे तो फिर आप पीछे। अब बैलगाड़ी का दौर नहीं है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब आप चाहेंगे तो पूरी दुनिया हमारी आपकी बातचीत को घंटों मिनटों में देख लेगी। तो अगर हम इस मिजाज से अपने आप को नहीं ढालेंगे तो फिर हम उतने ही पीछे रह जाएंगे जितने और लोग हैं। तो इसलिए अखिलेश जी एक पढ़े लिखे, जिनके अंदर सर्व समाज को लेकर एक डेवलपमेंट का विज़न है। मुझे याद है जब हमारी पार्टी की गवर्नमेंट थी, समाजवादियों का और सरकार का रिप्रेजेंटेशन, डेलीगेशन बाहर भेजा उन्होंने, और वहाँ के डेवलपमेंट और वहाँ की सड़कें और वहाँ के पुल और वहाँ के, अब बताइए, ये जो आपका ये वाला रोड जो बनाया है आगरा एक्सप्रेसवे, किसी ने कल्पना की थी कि सड़क पे फाइटर प्लेन उतरेगा? सोचा नहीं था किसी ने। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो एक्सपोजर लेकर आया और उसको भाजपा इस्तेमाल कर रही है? कर ही नहीं पा रही है। नियत साफ हो ना। आप जाइए, मैं तो अभी उस पूर्वांचल में गया अभी, जब अभी आजमगढ़ का चुनाव था, इससे पहले जब बायो इलेक्शन था, तो आप यकीन जानिए कि मैं बायो इलेक्शन में जब मैं ख़ास तौर से पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे में गया और मैंने कहा कि अपने लोगों से हमें वो जगह दिखाना जहाँ पे इन्होंने वो हवाई पट्टी बनाई, तो एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने बनाया था, और उस पूरी सड़क पे अगर आप यहाँ पूर्वांचल में चढ़े और अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे तो आपका पेट दर्द करने लगेगा। ये लगेगा ही नहीं कि एक्सप्रेसवे में हम चल रहे हैं। तो अखिलेश जी का विज़न तो कोई अभी हिंदुस्तान में नहीं भाई, कोई नहीं। जो अब जितने इन्होंने एक्सप्रेसवे, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे जो भी पूर्वांचल हो, इनके एक्सप्रेसवे में आप जाइए और देखिए तो वहाँ पे तो टोटल लूट का बाज़ार एकदम जिंदा है, और बाहर वहाँ की गुजरात की कंपनियाँ हैं, सब चीज़ों में उनकी मोनोपोली है।
और उन लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए कहीं अखिलेश जी का कोई सानी नहीं है डेवलपमेंट में। अगर अखिलेश जी को 10 साल देश का प्रधानमंत्री और 10 साल मुख्यमंत्री बना दे तो आप देखिए देश के अंदर कितना बदलाव आपको महसूस होगा। आज हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, अखिलेश जी के बारे में जब लोग बात करते हैं तो इतना सीना चौड़ा हो जाता है कि अखिलेश जी की जो उनकी सोच है, जो उनका विज़न है, वो धरातल पर आ चुका है। भाजपा में आप सबसे ज्यादा किस नेता को पसंद करते हैं? देखिए भाजपा में इस समय मेरे मेरे पसंदीदा तो अब कोई नहीं है। बहुत सारे पुराने अटल सपाही बिहारी भी तो हैं। वाजपेयी जी थे। हाँ। वो उनको मैं पसंद करता था। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनका अटल जी का साया भी किसी के ऊपर पड़ा हो और वैसा थोड़ा सा भी कर रहा हो। सोच आप कह रहे हो कि वो नहीं है? कोई सोच नहीं है। अटल जी, अरे क्या नेता थे अटल जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबका मोटो क्या है? क्षेत्र का डेवलपमेंट, समाज में सद्भावना और समाज के लोगों को एक साथ लेके चलना, वो थी अटल जी के अंदर बात। अटल जी ने तो वहाँ तो कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, किसी और ने कहा था? और अपने लोगों के लिए कहा था, इन्हीं के लिए कहा था जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अटल जी जैसा अगर नेता जब भी होगा, जिस पार्टी में भी होगा, वो पार्टी भी बहुत फले फूलेगी। और हम तो समझते हैं अटल जी से सीखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी उनसे ज़रा सा सीख लेंगे तो देश का भला होगा, समाज को भी उसका फ़ायदा होगा। योगी जी की कोई तारीफ करना चाहेंगे आप? नहीं, योगी जी तो देखिए एक महंत हैं, महाराज जी हैं वो। और उनकी जो उन्होंने जो त्याग किया है अपनी गद्दी को छोड़ के पूजा करने के, पूजा पाठ का जो उन्होंने, तो ये उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, मुझे नहीं मालूम। तो सर ये तो बहुत सारी बातें आपसे पॉलिटिकल हो गई। हालांकि हम इस पॉडकास्ट में नॉन पॉलिटिकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तब आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। जो आपके नाम में रूमी जुड़ा हुआ है, देखिए ये मतलब टाइटल कैसे मिला? ये ऐसा है कि रूमी एक सूफीज़म से नाम आता है। मौलाना लोगों ने, जो सूफ़ी मौलाना थे, उनके आगे रूमी लगता था। हमारे फादर इस सोच के थे तो उन्होंने मेरे नाम के आगे रूमी लगा दिया। मेरा वैसे नाम मोहम्मद हसन है। अच्छा जी। तो अब आपका जो है विधानसभा में पूरा नाम वहाँ नहीं चलता पूरा है? मोहम्मद हसन रूमी लोग चलता है। आपको और रूमी पूरे के नाम देश से में ही जहाँ जाने। भी जो भी मुझे जानता है एज एमएलए, तो पूरे नाम से जानता है, बल्कि हसन रूमी बहुत कहते हैं लोग। क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं आप? जी, मैं इत्तेफाक से क्रिकेट अभी तक वेटरन तक खेला। और जो कुलदीप यादव जी के जो कोच हैं कपिल पांडे, जी। उनके साथ खेला, उनकी कप्तानी में खेला। और क्रिकेट मेरा बहुत ही पसंदीदा खेल है। और जब भी मौका मिलता है, बच्चे खेल रहे होते हैं गली कूचे में, उनका बैट लेके बैट भी पकड़ लेता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। तो जितना हो सकता है क्रिकेट से अपनी मोहब्बत को निभाता रहता हूँ। एक क्रिकेट की प्लानिंग फिर हम अपनी टीम स्पॉटलाइट विद निखिल के साथ भी करेंगे। बिल्कुल, आप करिए, हम लोग आपके साथ सहयोग में रहेंगे। विकास या वोट बैंक? देखिए विकास से ही वोट बैंक बनता है और इसलिए विकास को प्रेफर करता हूं। तो आपने कौन कौन से विकास कराए हुए? मैंने, हमारी विधानसभा जो है, जब पहले कैंट दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और उसके बाद एक बार वो कांग्रेस से गठबंधन में गई, तो विकास से अछूती रही। बीजेपी ने अपनी विचारधारा और अपने वोट बैंक का विकास किया और उन जगहों को छोड़ दिया जहाँ पे अब जिन लोगों ने मतलब हम लोगों को बैकवर्ड और मुस्लिम्स को, तो वहाँ पे हमारी कोशिश हो रही कि जहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, सीवर लाइन, हमारे यहाँ सीवर सड़क की और पानी की बहुत प्रॉब्लम है, जिसको हमें बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हमारे लिए है। और हम उसमें कहाँ लगे हुए हैं और कई सड़कें बनवा दी हैं। एक टंकी जो है ZPS सुजातगंज में, चंदारी में, जो 15 साल से कभी उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, पानी का एक बूंद नहीं आया था। लेकिन अब 2 साल की विधानसभा के क्वेश्चन डाल के इस नतीजे पे आ गया है कि वो जल्दी चालू हो जाएगा और कनेक्शन हो गया, उस पर ट्रायल चल रहा है। इसलिए वो मेरा एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस दिन वो चालू हो जाएगा तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि पीने का पानी 3-4 लाख लोगों को मिलेगा। इरफान सोलंकी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के हैं वो। और पार्टी के हैं या मतलब मुस्लिम है? नहीं, मुस्लिम नहीं, हमारी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कभी किसी का नाम पूछ के और किसी का काम पूछ के काम नहीं करता हूं। जिस लायक हूं, कोई आया मेरे ऑफिस में तो मैं उसका काम करता हूं। और पार्टी, हमारी पार्टी में चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि हमारी पार्टी ने जिसको टिकट दिया तो हमें तो उसका साथ देना, और इरफान सोलंकी का भी साथ देता हूँ मैं। आपका जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है अपनी विधानसभा में, वो एजुकेशन को लेकर देखिए एजुकेशन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज खुले। लेकिन चूंकि अपोजिशन का मैं MLA हूँ और सिर्फ बिल्डिंग बना देने से कॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं उसके लिए। और फंड्स और नौकरी और सारा चीज़ आउटसोर्सिंग से इन लोग सब काम कर रहे हैं, और इन लोगों के पास फंड्स इन सब चीज़ों के लिए है नहीं। ये चाहते नहीं कि मुसलमानों को तालीम दी जाए। ये
माइनॉरिटी स्टेटस के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें इनकी ये उसको दूसरी तरीके से परसेप्ट करते हैं। भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस होता है उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन होता है। अब ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि उसमें बैकवर्ड का रिजर्वेशन क्यों नहीं, उसमें दलित का क्यों नहीं है। वैसे तो बैकवर्ड और दलित को आप हिंदू मानते हैं, जब मुस्लिम अपने रिजर्वेशन को, अब जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, ये 2 यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस की थी और माइनॉरिटी स्टेटस का इसमें लाभ मिला कि मुसलमानों ने जितनी एजुकेशन IAS IPS UPSC क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन जगहों से मिली है। तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को, और इसमें मैं गवर्नमेंट से भी मेरी डिमांड है कि जब हम आपके नागरिक हैं, हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे अंदर टैलेंट आएगा, बराबर चश्मे से देखें, आप बराबर चश्मे से देखें, आप हमको तो होगा फ़ायदा, देश को भी होगा। आप देखिए राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे, उन्होंने कहाँ से मदरसे से पढ़े थे, जिस मदरसे को ये विलेन बना रहे हैं देश के अंदर, इन्होंने परसेप्शन किया, उस मदरसे से पढ़कर उन्होंने देश की शीर्ष उसमें पद में बैठकर उन्होंने जिस तरीके से मिसाइल बनाया है, तो ये एक उदाहरण है। और इसको भी डिनाइल करते हैं। उनके नाम पे कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जिसमें मैं तो कहता हूँ कि माइनॉरिटी को उसमें रिजर्वेशन देना चाहिए। हालांकि जो है अखिलेश यादव जी ने नाम दिया हुआ है अखिलेश जी का यूनिवर्सिटी को AKTU यूनिवर्सिटी दिया, लेकिन इन लोग वो नहीं के नाम पे, ये तो नाम बदलने वाले लोग हैं ना। हालांकि अभी नहीं बदला, लेकिन ये बदल देंगे तो फिर ये मतलब ये कहलाएंगे क्या? पहले बसपा सपा में GBTU और UPTU होता रहता था। जब से हालांकि 17 में अखिलेश यादव जी ने रखा है तब से सेम है। जी। इस चीज़ की तो मैं तारीफ करूंगा। और लीडरशिप स्टाइल जो आपकी है वो आप अपनी इंडिविजुअल ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या पॉलिटिकल ब्रांडिंग पे, मतलब पार्टी ब्रांडिंग पे? देखिए, मैं सबसे पहले मुलायम सिंह जी को फॉलो करता था और अब मैं अखिलेश जी को करता हूँ। इसका मतलब आप पार्टी ब्रांडिंग पे ध्यान देते हैं। और जाहिर है कि जिस पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और जिसकी बात समाज में रखता हूँ, जब तक मैं उस पे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा मेरा, तब तक मैं समाज को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा कि आप भी सपा से जुड़िए। इसलिए मैं अपने नेता को फॉलो करता हूं। पहले भी उनको बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करता था जो मुलायम सिंह जी थे, अब अखिलेश जी को करता हूं। राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं? देखिए, राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। पसंद में अच्छे इंसान की शक्ल से पसंद करते हैं। लीडर अगर मेरा कोई है तो अखिलेश यादव है। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी हमारे लीडर नहीं है। देश मतलब वो लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, नो डाउट। हमारे लीडर अखिलेश यादव हैं। ठीक बात। तो आपसे काफ़ी सारी चर्चा हुई पार्टी को लेकर और बहुत सारी पर्सनल आपकी भी चीज़ें जानने का मौका मिला। होप सो जितने भी दर्शक देख रहे होंगे या जो सब सर के सपोर्टर हैं तो उनको बहुत सारी इंटरनल चीज़ें, फैक्ट्स पता चले होंगे। और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रेशर में सपा के पॉलिटिशियंस रहते हैं, ऐसा आपने बताया। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। सर, आपने बहुत बहुत समय दिया हमको, तो धन्यवाद।